Anand was only conferred honorary doctorate by the Tamil Nadu Physical Education and Sports University in the recognition of his outstanding achievement and contribution to the games। तो उन्होंने कहा है कि आनंद को जो है क्या कहते हैं इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए डॉक्टर का टाइटल मिला है, किससे? तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। उन्होंने उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जो उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, उनकी जो उन्होंने जीता है, जो उन्होंने हासिल किया है, उसके लिए उनको ये टाइटल दिया गया है। और एंड ऑल्सो अवॉर्डेड, और उनको और अप्रिसिएशन कह सकते हो, अवार्ड मिला है। इंडियाज हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में मिला है, जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, तो इस तरीके से उनको अवॉर्डेड भी करा गया है। ये भी जो है चेस वर्ल्ड में जो है एक जाना माना नाम है। चेस वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट वर्ल्ड में, दोनों गेम्स है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट योर चैप्टर 13 इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी मूव टू बुक एक्सरसाइज। आई सपोज यू हैव ऑल filled your books exercise as I have given this work to do as homework. Thank you for watching the video. Have a nice day. आविष्कार हुआ था, इसको फर्स्ट जो है चतुरंगा के नाम से जाना गया था। तो चेस का फर्स्ट नेम जो था वो चतुरंगा है। अदर इंडोर गेम्स व्हिच हैव बीन प्लेड हियर फॉर मेनी इयर्स आर गेम विद काउरी शेल्स। तो उन्होंने कहा है और भी तरीके के, इंडोर का मतलब होता है जो आप बंद किसी जगह पर खेलते हैं। तो ऐसे खेल और भी तरीके के खेल जो है भारत में इन्वेंट हुए थे, जैसे कि काउरी शेल, बीड्स और सीड्स। These games were played on board or even on the ground, on which various patterns are drawn, and players have to throw the shells to see how far to move along the board. तो एक तरीके से जो आज की टर्म में होता है लूडो जिसे कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि गीटी वाला गेम जो है वो उस टाइम पे खेला जाता था। एक बोर्ड बना होता था जिसमें डायरेक्शंस बनी होती थी, वो गोटी को हिलाते थे, जो नंबर आता था उससे आगे मूव करते थे और देखते थे सबसे पहले जो है कौन आ रहा है या कौन आउट हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंडोर गेम लाइक लूडो। इन द फील्ड एंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन्स एंड विलेज मेनी गेम्स आर प्लेड। तो उन्होंने कहा है कि ये तो बात हुई इंडोर की, अब बात करते हैं आउटडोर की, यानी कि आपकी गलियों में, आपके खुले मैदानों में भी बहुत तरीके के खेल खेले जाते हैं। टीम्स बांट दी जाती है जो कि बहुत पॉपुलर होती हैं, जैसे कि इंडिया के जो पॉपुलर है वो खो खो है, कबड्डी है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने काइट फ्लाइंग जो है पॉपुलर बताया है। कुछ मतलब एक टाइम था जब पतंगबाजी जो है एक बहुत ही मुख्य जो है आपका खेल हुआ करता था। एंड सो आर द गेम्स ऑफ स्पिनिंग अ टॉप, यानी कि लट्टू आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने टाइम में बच्चे लट्टू के साथ बहुत खेलते थे। लट्टू आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने टाइम में बच्चे लट्टू के साथ बहुत खेलते थे, गोलीज के साथ खेलते थे, स्टैपू जिसे कहते हैं वो खेलते थे। देयर आर मेनी अदर गेम्स सच एज ब्लाइंड मैन बफ, यानी कि ब्लाइंड मैन बफ का मतलब है कि आंखों पे पट्टी बांध के आप किसी को पकड़ रहे हैं। ठीक है, एंड अदर गेम्स विच इन्वॉल्व रनिंग, होपिंग एंड कैचिंग, जिसमें आप पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, रस्सा कूदते, बहुत तरह के खेल जो है उन्होंने बताए हैं। अनदर गेम विच इज प्लेड बाय चिल्ड्रन ऑल ओवर द कंट्री बट इज अनहर्ड ऑफ इन फॉरेन कंट्री इज गुल्ली डंडा। तो उन्होंने कहा है कि हमारे कंट्री में जो है बच्चे हर जगह खेलते हैं, बस ये जो है फॉरेन में लोगों को नहीं पता इस खेल के बारे में, वो है गिल्ली डंडा। दिस गेम इज प्लेड विद अ गिल्ली। आपको पता होगा, अगर आपने देखा हो, इसमें दो टूल्स होते हैं, एक गिल्ली होता है, एक डंडा होता है। तो गिल्ली जो है छोटी सी होती है, जो लकड़ी की बनी होती है, शार्प एंड्स होते हैं उसके दोनों के, और एक डंडा होता है वो थिन स्टिक होती है। द गिल्ली इज हिट और स्कूप आउट ऑफ अ होल विद द डंडा। तो उन्होंने कहा डंडे से जो है गिल्ली को मारा जाता था और ऐसे उसको उठा के एक जो आपने फिक्स पॉइंट रखा है वहां तक पहुंचाया जाता था। इंडियन रेसलिंग हैज ऑलवेज बीन अ वेल स्किल्ड स्पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कुश्ती जो है हमारे भारत की एक बहुत ही कुशल खेल उसको माना गया है। द बॉ एंड सॉरो, जिसको हम तीन पैरों जिसे तीर कमान कहते हैं, हैड प्रोवाइड ग्रेट कॉन्टेस्ट इन द पार्ट। पुराने समय में तीर कमान के बहुत तरीके के प्रतियोगिताएं होती थी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ एकलव्य? अगर आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा ही वॉज द मास्टर ऑफ बोमैन, यानी कि तीरबाज जो था वो एक कुशल तीरबाज था। Many of our games are enjoyed by children as well as adults. तो बहुत ऐसे खेल। Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. As you know, we are doing our chapter 13, right? We have discussed few topics from that chapter.
The topics which we have discussed in our earlier classes was food, festival and films. So in today's class we move to next topic, and that is games, right? So in today's class we are going to discuss your topic games and sports. That's on page number 100. When you open your page number 100 of your books, you will see the topic on the top, right? Let's start from your books. अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न गेम सच एज, यानी कि जो हमारे आज के जो है आधुनिक खेल हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, नेटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया और भी तरीके के, इंडिया के पास बहुत साल पहले पुराने जो है ट्रेडिशनल गेम्स और स्पोर्ट्स भी थे. These games have been played for centuries and many of them were even invented here. तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो सालों पहले जो है इन्वेंट किए गए थे और जो इन्वेंशन हुई वो इंडिया में ही हुई थी. द गेम ऑफ चेस हैज बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स. जो चेस का गेम है वो भारत में बहुत टाइम पहले से खेला जा रहा है. इट वॉज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग. ये जो है राजाओं का खेल माना जाता था. एज किंग एंड द नॉर्मल मैन एंड द प्रिंस ऑफ द कोर्ट प्लेड सच गेम. जो राजा थे, उनके राजकुमार थे और जो मंत्री गण थे वो सब लोग जो है ये गेम को खेलते थे. चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया. चेस एक ऐसा खेल है जो भारत में उसका क्या कहते हैं आविष्कार हुआ था. इसको फर्स्ट जो है चतुरंगा के नाम से जाना गया. वॉज द मास्टर ऑफ बोमैन, यानी कि तीरबाज जो था वो एक कुशल तीरबाज था. Many of our games are enjoyed by children as well as adults. तो बहुत ऐसे खेल हैं जिसे बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं. These games are our own inventions and are very much part of our own way of life. तो उन्होंने कहा ये सारे खेल जो है हमारी खुद की खोज है और बहुत तरीके से हमारे अंदर मिली हुई है. हम इनको खेलना पसंद करते हैं. Nowadays our tradition are maintained by the अचीवर्स. आज के टाइम में जो है हमारे जो ट्रेडिशन है, जो ये खेल है, अब लोगों ने इसको मतलब दूसरे लेवल पर ले गए हैं और इसको एक अचीवर्स यानी कि इनको कुशलता की तरफ और लेके गए, डेवलप किए हैं. राइट. सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस गेम्स एंड स्पोर्ट्स. In next class we will discuss further topics and try to finish this chapter in next class. Hope you like today's class. Thank you for watching the video. Have a nice day. आप काम करो तो एक लक्ष्य होना चाहिए. दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि आपकी जिम्मेदारियां होती हैं. तीसरा क्यूरियोसिटी यानी कि आप में कुछ कर जाने की इच्छा होनी चाहिए. आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज एबिलिटी. आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए. यानी कि 4 चीजों पे हमारी जिंदगी टिकी हुई है. लक्ष्य, जिम्मेदारी और आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और 4th वन इज आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि एक जिंदगी ना सही तरीके से बैलेंस हो पाएगी, सही तरीके से हम उसको अपने रास्ते पर चल पाएंगे जब हम इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनके अंदर बैलेंस बना के रखेंगे. वी ऑल वर्क. उन्होंने कहा है हम सारे काम करते हैं, ठीक है. सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है. सुबह से जाते हैं, शाम तक काम करते हैं. आप स्कूल आते हो, स्कूल का काम करते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर ट्यूशन का काम करते हो. तो हम पूरा दिन काम करते हैं, पर हम एक डेली रूटीन को फॉलो करते ना थक जाते हैं. तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है. इसीलिए आपको ब्रेक्स दिए जाते हैं. समर वेकेशन हो गया या फिर आपके विंटर वेकेशन हो गए. आपके ऑफिस में भी आपको छुट्टियां दी जाती हैं, आपको ब्रेक मिलते हैं और उसमें आप बाहर घूमने जाते हैं ताकि अपने आप को री एनर्जाइज करो. जो एनर्जी आप ऑलरेडी लगा चुके हो अपने पहले काम पर, उसको आप अपने आप को रिफ्रेश कर लो. तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब काम करने के बाद हमें छुट्टी भी लेनी चाहिए. थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, रीजनरेट करना चाहिए अपनी एनर्जी को. एक नए तरीके से हम काम कर पाते हैं जब हम कहीं मतलब अपने माइंड को फ्रेश करते हैं तब. तो उन्होंने कहा कि टोटल जो है ना आपका जिंदगी जो है किस पे निर्भर करती है. रिलेशन जब होती है किसी चीज को पाने की तो इंसान जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है. उस रास्ते पे चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए उस रास्ते को छोड़ता नहीं है. अब उस रास्ते में जो हमने जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हमें मदद कौन करता है? हमारे माँ बाप करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं और हम खुद. जब तक हम अपनी इंस्पिरेशन नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते. जब तक हम नहीं चाहते कि हमें कुछ करना है अपनी जिंदगी में तब तक हमारे माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे गुरुजन भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्पायर योरसेल्फ. आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा. अब उन्होंने आगे कहा है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो हमें मतलब रीडिंग करनी चाहिए. अब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसको आउट ऑफ
बाउंड्रीज लेके जाना है तो हमें रीडिंग करनी चाहिए, बुक्स की हो, न्यूज़पेपर की हो, कुछ भी चीज़ जो है हमें इंस्पायर करे ऐसी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। किताबें पढ़ने से ना तो हमारी नॉलेज, खाली हमारी नॉलेज ही नहीं बढ़ती, हमें जो है प्लेजर भी मिलता है, हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो रीडिंग जो है एक अच्छा सोर्स है अपने आप को अपग्रेड करने का। और वो लोग जो रीड नहीं करते हैं उनको ना उनकी नॉलेज होती है, ना उनके अंदर इंस्पिरेशन होते हैं, ना ही उनके अंदर किसी तरीके का थॉट होता है। तो उन्होंने कहा है कि अच्छी किताबें, अच्छी मदद जो है आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती है। उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है ना एक बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है, बहुत बड़ा रास्ता है जो हमें तय करना है। तो इस रास्ते में ना ये जो रास्ता है वो एक रथ की तरह है जिसके 4 पहिए होते हैं। एक रथ आपने देखा होगा, रथ में 4 व्हील्स होते हैं। तो ये जीवन जो है ना 4 पहियों पे टिका हुआ है। सबसे पहला पहिया जो है आपका एम्बिशियस का है, यानी कि हमारी क्षमता है उनको निचोड़ लेना चाहिए, हमारी क्षमताओं को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने एम्बिशन को, जो लक्ष्य हमने सोचा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी लाइफ को ना प्लान करना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ और इसको करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जब तक हम एक चीज़ एम्बिशन नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने रास्ते, जो जीवन का रास्ता है उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमें पता लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। हम जब तक चैलेंजेस को सीरियसली लेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जो है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जो है ना जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम डर जाएंगे तो आगे तो प्रॉब्लम्स वहीं और हमारे ऊपर हावी होंगी, राइट। तो हम जो है कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, तभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को हंसी खुशी जो है उन्हें खत्म कर पाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये जो है यही आपकी स्टोरी है। इसका मॉरल है कि अगर आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन है, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए जागरूक हो, चाहते हो कुछ करना, तभी आप अपनी जिंदगी में एक जो लेवल होता है ना सफलता का प्राप्त कर पाओगे। तो दिस इज योर चैप्टर 8, द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो हमारे जीवन की सच्चाई है। So watch this video very carefully to understand the chapter 8 of moral science. Thank you. Have a nice day. Good morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's moral science class, right? Let's start class by saying quote. Subject moral science है, the name of the book is Live and Let Live, and today we are going to start our chapter 8, and that is reality of life. So in this class I will thoroughly explain you the chapter instead of reading word by word from your books. तो मैं जो है आज की क्लास में आपको स्टोरी जो है इस रियलिटी ऑफ लाइफ की वो उसके जो है आपको जो है ब्रीफ में समझा दूंगी, वर्ड बाय वर्ड में चैप्टर को रीड आउट नहीं करने वाली। सो व्हाट इज रियलिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो है वास्तविकता क्या है हमारे जीवन की, ये इस चैप्टर में वो बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्टली उन्होंने बताया है कि हम जो है ये पूरा विश्व जो है किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और जो भगवान की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है वो है इंसान, यानी कि हम सबसे खूबसूरत क्रिएशन क्यों है, क्योंकि हमें भगवान ने वो चीज़ दी है समझने की और इतनी क्षमताएं दी है कि कुछ कर पाए। जानवर कुछ नहीं कर सकता ना, वो पढ़ लिख नहीं सकता, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सके। इसलिए भगवान की जो सबसे खूबसूरत क्रिएशन कहा गया है वो हमें कहा गया है, और कहा गया है कि मतलब मैन जो है ना एम्बिशियस होता है, यानी कि कुछ कर जाना, कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा होती है, और जिस इच्छा जब होती है किसी चीज़ को पाने की तो इंसान जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उस रास्ते पे चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। अब उस रास्ते में जो हमने जो गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हमें मदद कौन करता है, मतलब काम करने के बाद हमें छुट्टी भी लेनी चाहिए, थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, रीजनरेट करना चाहिए अपनी एनर्जी को, एक नए तरीके से हम काम कर पाते हैं जब हम कहीं मतलब अपने माइंड को फ्रेश करते हैं तब। तो उन्होंने कहा कि टोटल जो है ना आपका जिंदगी जो है किस पे निर्भर करती है, रिलेशनशिप पे, आपकी खुशी पर, आपके हंसने पर। एक अच्छी लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, आपके साथ आपके मम्मी पापा होने चाहिए, आपके सगे संबंधी होने चाहिए और आप खुश होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। सोशल
है कि हमें अच्छा लगता है हम सब लोगों से मिले घुले, बात करें, उनके साथ अपने सुख दुख शेयर करें। हम अकेले नहीं रह सकते, राइट। आप भी अपनी क्लास में फ्रेंड्स बनाते हो, आप अकेले रह सकते हो? नहीं। तो उन्होंने कहा है कि मैन एक सोशल एनिमल है जिसको किसी ना किसी की साथ जरूरत होती है। हम अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे सोसाइटी में तो हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे, हमारे साथ बैठने उठने वाले होंगे, और अगर हम उनसे गलत तरीके से व्यवहार करेंगे तो कोई हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा है कि हमेशा हमें बड़ों की और छोटे की, मतलब जो बड़े हैं उनको आदर से देखना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ स्माइल करना चाहिए। स्माइल एक ऐसा वेपन है जो सबको आपकी तरफ लेकर आ सकता है। हमेशा मुस्कुराकर सबसे बात करनी चाहिए। आप जितना हंसकर सबको ग्रीट करोगे उनको और उतना ही अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। लाइफ के अंदर ना बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, उनसे हमें हारना नहीं चाहिए। हमें हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उनको निचोड़ लेना चाहिए। हमारी क्षमताओं को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने एम्बिशन को, जो लक्ष्य हमने सोचा है